फिर आपका स्वागत है। टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गया। बहुत प्रयास किया मैं, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे खेद है कि लाइव स्ट्रीमिंग में अभी एक ही क्वेश्चन पे चर्चा हो रही थी, तभी वो टेक्निकल इशू आ गया और उसमें दिक्कत होने लगी। रिकनेक्ट करते करते बहुत सारे समय ख़राब कर लिया मैंने, और आपका भी इसके लिए मुझे खेद है। अब मैं इसको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा और यहाँ से बाकी के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अपने मित्रों को बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चैनल। क्या आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आप इन सभी चीज़ों से कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप गोल ओरिएंटेड हैं और गोल प्राप्त करने में अगर मेरा कुछ सहयोग हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने सीनियर के लिए, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और आप अपनी भावना को कमेंट के माध्यम से मेरे तक व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपकी भावना का हमेशा आदर करता हूं और इंतज़ार भी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया था कि अगर आप केबी में नहीं आए तो क्या कीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन ये पूछी जा सकती है कि मॉर्निंग असेंबली नहीं हो तो क्या होगा। क्या इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग असेंबली का? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉर्निंग असेंबली से ही विद्यालय के क्रियाकलाप शुरू होती है। तो मॉर्निंग असेंबली से बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में मिल जाता है। और एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है मॉर्निंग असेंबली में कि बच्चे को कुछ लाइट एक्सरसाइज कराई जाती है। प्रेयर से उनको मन का एनर्जी बढ़ जाता है। और साथ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है विद्यालय से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सभी बच्चों के बीच सर्कुलेट करना है, तो चंद समय में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रूप से उस नोटिस को, उस सूचना को देने में बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद बच्चे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद प्लेस करते हैं। उसके बाद उनकी जो स्पेशल आइटम्स है, थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, और उसके बाद नोटिस है, न्यूज़ है, इन सब का सीक्वेंस बच्चे तैयार करके आते हैं। और वे बच्चे जो नए नए स्कूल में आते हैं या जूनियर बच्चे हैं, उसको सीखते हैं और वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है। तो अगर आप इतना बोलते हैं कि मॉर्निंग असेंबली से विद्यालय में इतने चीज़ का बेनिफिट्स होता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये नहीं हो तो ये सभी बच्चे वंचित हो जाएंगे इन सभी क्रियाकलापों से। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जितने भी मैं हिंदी में आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार इन सबको इंग्लिश में करूँगा, अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि आप इन सभी बातों को बहुत ही फ्लुएंसी के साथ, बहुत फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। और आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मिलाकर अगर जवाब दे रहे हैं, बाइलिंगुअल दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। ऐसे बहुत जगह हिंदी में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप इसकी हमेशा से ध्यान रखेंगे कि आपको बाइलिंगुअल में ही तैयार रहना होगा। क्योंकि वहाँ पे बोर्ड मेंबर आपको कहीं ना कहीं पे कोशिश करेंगे कि अगर आप इंग्लिश में अगर कहीं पे थोड़ा सा लैकिंग पॉइंट्स है तो उसको अभी टाइम है, स्ट्रॉन्ग करिए। और बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग तो 6 क्लास में ABCD सीखे थे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 6 क्लास में ABCD अल्फ़ाबेट सीखा था। अपना नाम लिखना इंग्लिश में 6 क्लास में सीखा था। एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर यू, आई कैन स्पीक very fluently
without any hesitation in English, and due to this I am here and I can do। आप लोग तो बचपन से ही ABCD और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये फलाने ढिकाने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्डअप रहिए, स्ट्रांग रहिए। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद अ वेरी वेरी स्मूथली मैनर। देयर इज नो एनी डिफिकल्टीज विल कम इन योर वे। तो इसका मैं एक आई विल डिस्क्राइब दिस ऑल क्वेश्चंस इन इंग्लिश इन अ वेरी वेरी कॉमन लैंग्वेज। काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलते समय यूज नहीं करना है। तो मॉर्निंग असेंबली अगर नहीं हो तो ये क्या होगा, और हो तो क्या फ़ायदा होगा, दोनों के लिए आप ये आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें डिसिप्लिन को भी, बच्चे असेंबली में डिसिप्लिन भी सीखते हैं, कैसे पंक्ति में खड़ा होना है, हाइट वाइज खड़ा होना है, ड्रेस कोड चेक हो जाता है, उनके शूज चेक हो जाते हैं, उनके क्लास चेक हो जाते हैं, उनके अटेंडेंस ली जाती है, और वे हमारे विद्यालय में कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, असेंबली में ही पता चल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्रियाकलाप जो पूरे दिन में चलता है वो असेंबली में चंद मिनटों में हम कर लेते हैं। इसलिए असेंबली बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। असेंबली अगर ना हो तो इन सभी सूचना और इन सभी क्रियाकलापों से हमारे बच्चे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये चीज़ होना केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ सभी विद्यालयों में अति आवश्यक है। इस तरह से अगर आप आंसर देते हैं तो ऑथेंटिक आंसर है ये, और बहुत ही अफेक्टिव है, बहुत प्रभावित करेगा आपके बोर्ड में जो भी मेंबर्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आपके इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, और मैं आपके सामने एक तरह से मीडियम हूँ आपके बोर्ड और आपके बीच में, ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। दूसरी क्वेश्चन है कि ठीक है, अच्छा बताइए आप टीचिंग में TLM का क्या महत्व है, और आप TLM से क्या समझते हैं, आखिर TLM के बिना टीचिंग संभव है या नहीं है, लेसन प्लान क्या होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको पूरे केंद्रीय विद्यालय में आने के बाद और केंद्रीय विद्यालय में पूरे सर्विस पीरियड में, ये दो वर्ड आपको जितने वर्ष तक आप इस संगठन में रहेंगे हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमेगा कि आज इस चैप्टर का ये TLM बनाना है, इस चैप्टर का इस तरह से लेसन प्लान तैयार करना है। तो आपसे पहले ही इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, नॉलेज रखते हैं कि नहीं। तो अगर आप नॉलेज रखते हैं तो बाकी के जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे उनसे आपका मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, आप मेंबर्स को ज़्यादा प्रभावित कर जाएंगे। तो TLM जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, इससे शिक्षण को बहुत सुगमता के साथ, सरलता के साथ और बहुत रुचिकर बनाया जा सकता है, और कठिन से कठिन टॉपिक को आसान से आसान बनाया जा सकता है। और चूँकि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चे जब भी किसी कठिनाई को देखते हैं तो अपने को वहाँ से हटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन TLM के माध्यम से बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि बच्चों को किस लेवल की पढ़ाई, कितने कठिन और कितने डिफ़िकल्टीज को वे TLM के माध्यम से आसानी से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और उसमें इंगेज होकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो TLM शिक्षक का भी सहायक है और टीचर बच्चों का भी सहायक है। क्यों? टीचर TLM अगर बना कर ले जाते हैं तो उनको बहुत हार्ड वर्किंग नहीं करने पड़ते हैं, स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, और बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, वे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो ये हो गया TLM का कॉन्सेप्ट। दूसरा है लेसन प्लान। लेसन प्लान में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी क्रियाकलाप को, किसी भी लर्निंग को शुरू करने से पहले, क्लास में जाने से पहले जो प्लान बनाते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ के लिए जो हम अपना प्रिपरेशन करते हैं,
उसी को लेसन प्लान कहते हैं। और लेसन प्लान वह प्लान है, वह स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, इसका सारा पॉइंट्स आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या पढ़ के जाना है, बच्चों का मैंने क्या प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसके साथ लिंकअप कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स लेसन प्लान के अंदर टीचर को तैयार करना होता है। और चूंकि टीचर को तैयार करके ही क्लास में जाना होता है, इसीलिए इसको लेसन प्लान कहते हैं कि लेसन को शुरू करने से पहले उसके आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए किए गए प्लान ही लेसन प्लान कहलाता है। तो हमारे इंग्लिश के जितने भी मित्र हैं वे इस चीज़ को हिंदी में एक बार समझें, मैं इंग्लिश में भी इसको रूपांतरित कर दूंगा। मुझे इंग्लिश और हिंदी में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, तो आपको भी इसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही आशा और उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ये चीज़ हो गई आपके, मैं चूँकि ये सारे क्वेश्चंस को लिख कर लाया हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो ये क्वेश्चन चूँकि हमारे दिमाग से उतर जाता है, तो आप जब वीडियो बन जाता है तो मुझे ध्यान आता है ये क्वेश्चन तो हमको शेयर करना था, आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो आज मैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख कर लाया हूँ। उसके बाद टीएलएम लेसन प्लान के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक सपोर्टिव मटेरियल्स हैं, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। आपकी अपनी भाषा में, आपकी अपनी समझ के अनुसार अब इसको इंटरव्यूअर के सामने पुट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी भाषा में अपनी क्रियाकलाप को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपने अभ्यास को अगर रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावशील होगा, प्रभावित करेगा वहाँ के मेंबर्स को। उसके बाद टीएलएम हो गया। उसके बाद अब आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले इंटरव्यू में कि अगर आपके पास कोई लेजी स्टूडेंट आ गया, वो पढ़ने में लेजी है, वो काम नहीं कर लाता है और वो स्कूल में शोरगुल करता है, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब करता है, डिसिप्लिन को भंग करता है, तो आपको एज अ टीचर उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। चूँकि सारा निगेटिव उस बच्चे के साथ है और आपसे यह बोर्ड आशा कर रहा है कि इस निगेटिविटी के अंदर ये बच्चा को आपको अच्छा बनाना है। ये नहीं कि बच्चा निगेटिविटी है, लेजी है, पढ़ने नहीं आता है तो उसको मार देंगे, पीट देंगे, धमका देंगे, उसको घर वाले को बुलाएंगे, उसको नाम काट देंगे, उसको घर वापस कर देंगे, उसको ये करेंगे, वो करेंगे, उसको डांटेंगे। नहीं, आप टीचर हैं। टीचर का मतलब ही है कि सभी बच्चों को लर्निंग कराना और सभी बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना या करवाना और सभी बच्चों के अंदर रुचि को बढ़ाना, ये आपका सबसे पहला काम होता है। संगठन में कोई भी बच्चा डिफ़ॉल्टर नहीं होता। अगर बच्चा डिफ़ॉल्टर है अर्थात आप एज अ शिक्षक खुद डिफ़ॉल्टर हैं। अगर लर्निंग आउटकम्स नहीं आया अर्थात आपने शिक्षण सही से नहीं कराया, तो आप अपने जिम्मेदारी और जिम्मेवारी से नहीं हट सकते हैं। कभी भी बच्चा पे कोई आरोप नहीं लग सकता है। अगर बच्चा किसी तरह का कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो टीचर का डिफ़ॉल्ट माना जाता है, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं और वो आपके सानिध्य में इसलिए भेजा जाता है कि आपसे वो सीखे, आपके खुशबू से, आपके रहन सहन से, आपके बात व्यवहार से, आपके बर्ताव से, आपके डिसिप्लिन से, आपकी बोलने की स्टाइल से बच्चा सीखे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा लेजी है
तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड मेंबर को निश्चित रूप से एक संदेश देना है कि चूंकि सर बच्चा है ना, तो बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है। उसको तो हमें सिखाना है। अब बच्चा मेरे पास आया है तो अब हम उसको अपने अनुसार बनाएंगे और हम उसके साथ उस तरह का ही व्यवहार करेंगे जिस तरह से सभी के साथ करते हैं। और उसके साथ चूंकि बच्चा चूंकि लेजी है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि उससे हाल खबर और फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे और उसको बिना बताए हम उसके पेरेंट्स से इसके बारे में केस स्टडी करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या करता है और किन किन कारणों से करता है उसको पता लगाएंगे। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि उस बच्चे के अनुसार हम धीरे धीरे अपनी ओर ढालने का कोशिश करेंगे। कभी उसको कुछ इस तरह से रीइंफोर्समेंट कर देंगे, एप्रिसिएशन देंगे, शाबाशी देंगे, कॉपी में कुछ काम थोड़ा भी कर कर लाएगा स्टार बना देंगे, स्माइल बना देंगे, उसके अंदर जुनून को क्रिएट कर देंगे। बच्चा अपने आप काम करने लगेगा और सभी बच्चों में उससे इस तरह से व्यवहार करवाने लगेंगे कि उसको लगेगा नहीं कि वो बच्चा लेजी है। अगर इतना आप इंटरव्यू के सामने बोल देते हैं तो तालियां बज जाएगी। तालियां बजना समझते हैं ना? बस इस तरह से आपको बोलना है कि लेजी बच्चा आ जाए या कोई डिसेबल बच्चा आ जाए या कोई स्लो लर्नर आ जाए या लेट ब्लूमर्स आ जाए, ये सारे शब्द साइकोलॉजी के बच्चों के लिए हैं और वे बच्चे जो सभी बच्चों से हल्का पिछड़ा हुआ बच्चा होता है। याद रखिएगा, इंटरव्यू में पिछड़ा हुआ शब्द आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। उसके लिए आपको बस एक ही वर्ड है, लेट ब्लूमर्स कह सकते हैं, क्योंकि आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ा है। सभी बच्चों का मानसिक लेवल समान नहीं होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी समझता है तो कोई बच्चा उसी चीज़ को थोड़ा समय लेकर सीखता है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को, बहुत कठिन प्रश्न है, अगर आपको बिना बताए हुए बोर्ड में बैठा दिया जाए, आप यहाँ से हिलेंगे डोलेंगे नहीं, आपकी मुख बंद हो जाएगी। इसीलिए तो सक्सेस विद सुमन आपके साथ है कि जहाँ पे कठिन से कठिन समस्या आएगा वहाँ सरल से सरल समाधान दूंगा और वहाँ हजारों की संख्या में आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए यह चैनल प्रतिबद्ध है और डेडिकेटेड है कि यहाँ से जो लाभ मिलेगा वो बच्चा अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करेगा और अपने गांव को, अपने घर को, अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस एक चैनल जो ज़मीन से जुड़ी हुई चैनल है और मैं भी बहुत ही सिंपल आदमी हूँ। जब मुझे क्लास में देखेंगे और बाहर देखेंगे, दोनों में दो तरह का मेरा पहचान है। बच्चों के अंदर बच्चा बन जाता हूँ और बड़ों के अंदर बड़ा बन जाता हूँ। यही शिक्षक का सबसे बड़ा लक्षण है। शिक्षक वही है जो एक बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा कलाकार है और कुछ भी नहीं हो तो वो सब कुछ अपने एक्टिंग, अपने पेडागोजी, अपने क्षमता, अपने दिमाग, अपने अधिगम, अपने बुद्धि लब्धि को का प्रयोग करके बच्चों के शिक्षण करा सके, वही शिक्षक होता है। और वही चीज़ आपसे भी उम्मीद करता है केंद्रीय विद्यालय संगठन या कोई भी DSSB के भी शिक्षक जितने भी हैं,
सब जगह एक ही चीज़ है, आप अपने अंदर के जुनून को हमेशा बनाए रखें, जिलाए रखें। आपके बच्चे, आपके संगठन में हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगा। दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लेट ब्लूमर्स के साथ अगर कोई समस्या है तो एज ए टीचर आप उसको कैसे दूर करेंगे। इतने पॉइंट्स के बाद में अब आप इसमें आएंगे। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना फाउंडेशन डे मनाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्थापित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बताइए, और केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है, इसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे जानकारी दें। इस तरह से बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन डे मनाया जाता है 15 दिसंबर को। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए संगठन की स्थापना की गई, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रांसफरेबल जॉब हैं, खास करके आर्म फोर्स, उनके बच्चों के शिक्षण में किसी तरह का दिक्कत ना हो या उनकी कंटिन्यूअसनेस बना रहे, डिसकंटिन्यू उनकी स्टडी ना हो, उन्हीं के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया। और आज वे बच्चे, वे पेरेंट्स, वे एम्प्लॉय जो इस जम्मू कश्मीर में पदस्थापित हैं और अचानक उनका ट्रांसफ़र बिहार में हो जाता है या कहीं दूसरे जगह हो जाता है, तो ये वहाँ से टीसी लेकर आकर तुरंत दूसरे केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन करा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य आपको समझना है और उद्देश्य को आपके मनोस्थ में हमेशा रहना चाहिए। रटा रटाया जैसा नहीं बोलना है। 15 दिसंबर फाउंडेशन डे है तो इसको याद कर लीजिए, लेकिन बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको अपने स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना है। कविता नहीं पढ़ना है, याद नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करना है। आपको रोट लर्निंग से बचना है। इसलिए इस तरह से जवाब देंगे तो लगेगा कि हाँ, इसके पास नॉलेज है और यह इस संगठन में आना और इसको संगठन में लाना दोनों बैलेंस्ड है, डिजर्व करता है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो केवीएस वाले बहुत दिलेदार होते हैं, बड़े दिलेरी होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, वो बहुत नंबर देते हैं। लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा सा भी आर्टिफिशियल दिख गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी पता काटते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन डे के बारे में हो गया। उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जब आप एंट्री करेंगे गेट पे, जब इंटरव्यू पैनल के अंदर जब आएंगे तो सबसे पहले आपको गेट बंद रहता है। ये नहीं है कि आपको गेट को तुरंत ओपन कर देना है या धक्का मार देना है चले जाना, नहीं। पहले आपको गेट को 2 बार नॉक करना है। तो गेट का जो बनावट होता है इस तरह से होता है कि आप अगर उधर से परमिशन पाते हैं तो आपके पास आवाज़ चली जाएगी। तो आप बहुत ही डिसेंट और डिसिप्लिन के साथ गेट को ओपन करेंगे और बहुत शालीनता के साथ एंट्री लेंगे और बोर्ड मेंबर्स के पास जाकर सबको इंडिविजुअल विश करेंगे। सबसे पहला अगर 4 बंदे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको एट वंस एक बार में नहीं करना है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नो। आपको एक एक करके सबका अभिवादन करना है। सबसे पहला यहाँ से ही शुरू करना। अगर आपको इंटरव्यू में सक्सेस होना है तो यहीं से शुरू करना। उसके बाद तब तक आपको वेट करना है
जब तक वहाँ से कोई परमिशन न दे कि टेक योर रिस्पेक्टिव सीट। अगर वहाँ से तुरंत परमिशन मिले कि आप अपने सीट को ग्रहण करें, फिर आप सबको थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू, इस तरह से विश करने के बाद ही आप अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आपके पास इस तरह से एक फाइल होगा, उस फाइल को तब तक अपने हाथ में रखना है जब तक वे लोग नहीं बोलें कि प्लीज पुट योर फाइल ऑन द टेबल। अगर वो ये परमिशन दिए फिर आपको थैंक यू बोलना है, नेचुरली, नॉट आर्टिफिशियली, एकदम स्वाभाविक होकर बोलना है। उसके बाद एंट्री हो गई, विश कर लिया आपने, बाइलिंगुअल आपको मैंने बता दिया। अगर वहां पे सारे इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश ही बोले। अगर कोई उपाय नहीं है तो आप हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पूरी ताकत लगा देनी है कि यू हैव टू स्पीक देयर कंप्लीटली इन इंग्लिश, बिकॉज ऑल पीपल आर टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लाई इन इंग्लिश एंड टेक योर रिस्पॉन्स इन इंग्लिश। लेकिन सभी लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे। जैसे ही देखेंगे कि आप असहज महसूस करते हैं तो उसमें बहुत लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, और दे विल स्टार्ट टू टॉक टू यू इन योर लैंग्वेज। लेकिन कोशिश करना है कि आपको जिस भाषा में, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके अगर इंटरव्यू बंगाल में पड़ गया तो बांग्ला सीख लीजिए, महाराष्ट्र में पड़ गया तो मराठी सीख लीजिए, नहीं, एटलीस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश आना चाहिए। इससे ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। उसके बाद आप इंटरव्यू में किस तरह से किस किस टॉपिक को तैयार करके जाएंगे, तो मैं आपको सलाह दूंगा जैसे मैंने किया था कि मैं 1 का 2 चैप्टर्स, 2 का 2 चैप्टर्स, 3 का 2 चैप्टर्स और 4 का 2 चैप्टर्स और 5 के 2 चैप्टर्स, दो बहुत इम्पोर्टेंट, एक पोएम और एक स्टोरी, पोएम और प्रो, इन दोनों को, और ईवीएस में 2 चैप्टर, मैथ्स में 2 चैप्टर और इंग्लिश में और हिंदी में 2 चैप्टर। बहुत डेप्थ नहीं, बस 2 से 3 मिनट आप एक टॉपिक को उठाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको बुला लिया जाएगा। वो चीज़ मैं बोर्ड पे बताऊंगा कि कैसे पढ़ाना है, जैसे कि मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए और मैं बताते जाऊंगा, उसको आप रिहर्सल करते चलिए। आपको इंटरव्यू में कब सिलेक्शन मिल गया और इतने अच्छे अंक मिल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, तो आज मैं जो पॉइंट्स आपको बताया हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, और इससे ज़्यादा इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मालूम है कि इंटरव्यू के नेचर चेंज हो गए हैं, इंटरव्यू प्लस माइक्रो टीचिंग, 50% इंटरव्यू, 50% माइक्रो टीचिंग। तो इंटरव्यू में मैक्सिमम बच्चे अच्छा करेंगे, लेकिन उनको दिक्कत होगी माइक्रो टीचिंग में। और माइक्रो टीचिंग में कैसे क्या करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने भाई का, आपका अपना चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या एजुकेशन से संबंधित चैनल वायरल नहीं होते? क्या एडिट उसके लिए आवश्यक है? क्या जानकारी की कोई महत्व नहीं? ये प्रश्न आपके लिए है। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे रोकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।